गुड मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। नया दिन है, नई सुबह है और दुआ है कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे। जनाब दिन का आगाज़ एक खूबसूरत सी बात के साथ ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है कि जनाब के दरख्त पर औकात से ज़्यादा अगर फल लग जाएं तो इसकी डालियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं, और इंसान को अगर उसकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो भी रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। और अंजाम आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि दरख्त अपने फल से भी महरूम हो जाता है। इंसान को जब कोई खुशी मिलती है तो अपने आप को सबसे अलग समझना शुरू हो जाता है, और इंसान को दूसरे इंसानों को इंसान ही नहीं समझता। और अक्सर लोगों के पास जब मुझे लगता है कि नया नया पैसा आता है, या जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, वो अपने आप से जो नीचे वाले लोग हैं ना उनको बहुत ज़्यादा हकीर नज़र से देखते हैं, और जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद भी है। और इंसान यहाँ इंसान बनकर ही हमें रहना चाहिए, वरना मुंह के बल खानी पड़ सकती है जब आप किसी को कुछ समझते नहीं। और आज का जो इंसान है अपनी औकात बहुत जल्दी भूल जाता है, और ख़ासकर तब जब उसके पास वो सब कुछ आ जाए जिसकी वो बहुत ख्वाहिश करता हो, जिसके लिए वो दिन रात ख्वाब ज़रूर देखता हो लेकिन मेहनत ना करता हो। तो ऐसे लोगों के पास जब कोई ऐसी खुशी आती है ना तो वो अपनी असलियत को भूल जाते हैं कि वो क्या थे पहले। तो अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाकर इस दुनिया में भेजा है, और हम पर ये फ़र्ज़ भी है कि हम इस दुनिया में अपनी ना चलाएं, क्योंकि जब इस ज़मीन में जनाब हम आते हैं ना तो हमें कुछ जगहों पर अपनी करनी पड़ती है, लेकिन कोई भी खुशी मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करना चाहिए हमें, और उसकी मखलूक को भी याद रखो। और सबसे बढ़कर कि अपनी असलियत को ना भूलो, अपने रूट्स को ना भूलो। अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जनाब आपने किसी को कुछ समझना ही नहीं है और आप हर इंसान को हकीर नज़रों से देखें। ऐसा नहीं होता है। ये जो आपको कोई पैसा मिलता है, कोई ओहदा मिलता है, या कोई ऐसी चीज़ मिलती है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है आपके ऊपर कि अगर आपको ज़्यादा नवाजा जाता है तो आप उसके बाद जो मेरी मखलूक है उसके साथ किस तरह का रवैया रखते हैं। तो ये भी इम्तिहान होता है अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए कि मैं देखूँ कि जो मेरा इंसान है, जो मेरा बंदा है, वो कितना इसमें ख़ुद पर काबू पाता है, अपने नफ्स पर काबू पाता है, अपने ख्वाहिशात पर काबू पाता है, और लोगों के साथ इंसाफ करता है कि नहीं करता। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने जो लाइफ है ना उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए आप भी, अगर आपकी लाइफ भी बेहतर होगी तो जनाब आप दूसरों की लाइफ भी बेहतर बना सकते हैं। तो आज का पैगाम यही था। अब हम भी आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे बेहतर इलाज और एहतियात जानते हैं। तो जनाब बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो लाइलाज हैं, और मेडिकल साइंसेज इन बीमारियों के साथ मरीज़ों को ज़िंदा रहना सिखाती है, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी ऐसे मरीजों को सेहतमंद और नॉर्मल ज़िंदगी की नवीद देती है। इस बारे में पाकिस्तान में लोग पूरी मालूमात नहीं रखते हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक का जायज़ा लें तो हमें मालूम होता है कि ये इलाज आज वहाँ कामयाबी से जारी है और सैकड़ों मरीज़ शिफा पा चुके हैं। स्टेम सेल हमारे जिस्म के वो सेल हैं जो जिस्म के किसी भी दूसरे सेल्स की शक्ल में ढल सकते हैं, और हमारे जिस्म में कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हमारे जिस्म से निकाल कर लेबॉर्ट्री में ख़ास अमल से गुजार कर दोबारा जिस्म के जिस हिस्से में इंजेक्ट किया जाए तो जिस्म के उसी हिस्से जैसे नए सेल्स बनने लगते हैं। और अगर इस हिस्से में कोई ख़राबी है तो उसको वो दुरुस्त भी कर देते हैं। और अगर अब किसी मरीज़ का जिगर तबाह हो जाता है या वो इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर बीमार के जिस्म के किसी भी हिस्से, मसलन अगर कूल्हे से कुछ चर्बी या फिर पट्ठों के सेल्स निकाल कर उन पर लेबॉर्ट्री में ख़ास अमल के तौर पर उन सेल्स को मरीज़ के जिगर में इंजेक्ट कर देगा, जहाँ ये सेल्स जिगर के नए खुलियात बनाना शुरू कर देंगे, और कुछ ही अरसे बाद वो जो आपका इन्फेक्टेड जिगर होगा वो सेहतमंद
हो जाएगा। तो ये मज़ीद भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके हवाले से बड़ा कारामद साबित होता है। तो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि ये स्टेम सेल थेरेपी है क्या, किस तरह की जाती है, इसका पाकिस्तान में स्कोप कितना है, बाहर के मुमालिक में स्कोप कितना है, और इस हवाले से मज़ीद क्या क्या अवेयरनेस और इक़दाम उठाने की हमें ज़रूरत है। इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा डॉक्टर काशिफ सुल्तान हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ न्यूरो सर्जरी इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर काशिफ, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइन। डॉक्टर काशिफ, ये स्टेम सेल थेरेपी क्या है? थोड़ी सी चीज़ें मैंने बता दी हैं देखने वालों को, बाकी जो रह गया है और बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। थैंक यू सो मच मुनीबा, आपने आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के लिए अपना ये प्रोग्राम किया है। आई अप्रिशिएट यू। स्टेम सेल थेरेपी, इसके नाम से तो तकरीबन सब लोग वाकिफ़ हैं। हाँ, ये एक न्यू काइंड ऑफ थेरेपी जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है। मैं ये बताता चलूँ कि ये आज से नहीं हुई। जो सबसे पहला स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ था वो 1952 या 1954 में एक फ्रेंच डॉक्टर ने किया था। कोई न्यूक्लियर रेडिएशन के साथ एक्सपोजर हो गया था कुछ साइंटिस्ट का, तो उससे उनमें कैंसर डेवलप होना शुरू हुआ था एंड ही ट्रांसप्लांटेड द बोन मैरो। तो बेसिकली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी दरअसल वही स्टेम सेल ही है। ओके। अब हम आते हैं कि मतलब 1950 से इस पे काम शुरू हो गया था और 1998 के बाद से ह्यूमंस पे बाकायदा इस पे रिसर्च शुरू हुई। पहले माउस पे होती रही एंड देन 98 के बाद इस पे काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। देखिए, स्टेम सेल थेरेपी उस वक्त एडवाइस होती है कि जब कोई ऐसे बॉडी के टिश्यूज डैमेज हो जाएं जिनमें रीजनरेशन का इम्कान ना हो। ओके। मसलन मैं न्यूरोसर्जन हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों से एनकाउंटर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, जो रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और हराम मगज कट जाता है मरीजों का। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि इतना सिवियर इंजरी होती है कॉर्ड को कि वो टोटली पैरालाइज हो जाते हैं। सर्वाइकल कॉर्ड हो तो चारों लिम्स, डॉर्सल और लंबर एरिया में हो तो फिर लोअर लिम्स टोटली पैरालाइज हो जाती हैं। इन पेशेंट्स में रिकवरी नहीं होती थी। आप कुछ भी कर लें, जब कॉर्ड इंजर्ड है उतनी बुरी तरह, तो आप जितनी सर्जरीज कर लें, इन पेशेंट्स में अब स्टेम सेल थेरेपी रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला रही है। जी। हमने ये देखा कि अगर आज ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके नर्व टिश्यू रिपेयर नहीं हो सकता, तो जब ये बच्चा पैदा हुआ था, जब इंसान पैदा हुआ था, तो उस वक्त कोई सेल्स तो थे ना जिन्होंने ये एरिया जनरेट किया था। लेट्स फाइंड देम आउट। जब साइंस ने इस पे काम किया तो दे फाइंड आउट कि स्टेम सेल्स होते हैं। अच्छा। जो एम्ब्रियोनिक एज में, बल्कि उसमें ब्लास्टोसाइट एज में, जब फर्टिलाइजेशन शुरू होती है अर्ली डेज में 5th-7th डे पे, तो जो ब्लास्टोसाइट्स हैं उनके अंदर कोई ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जिनसे फिर पूरी बॉडी डेवलप होती है। एम्ब्रियोज में जाके वो फर्दर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, लेकिन स्टिल दे आर प्लूरिपोटेंट। उसके बाद फिर वो डिवाइड होते होते एक ह्यूमन बन जाता है। अब ह्यूमन के अंदर फिर अल्लाह ने कुछ ऐसे एरियाज रखे हैं जहां वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स सारी जिंदगी मौजूद रहते हैं और वो अपना रीजनरेशन का काम करते रहते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा एरिया यूज़ होता है वो हमारा बोन मैरो है। जैसे आपने पहले ही बताया कि कूल्हे की हड्डी, वो सबसे रिच एरिया है बोन मैरो का। उसमें वो सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। इसी तरह फैट के टिश्यूज में मौजूद होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। और ये तो हो गया उस ह्यूमन का अपना। फिर आप एम्ब्रियो से भी ले सकते हैं। ठीक है। फीटस से ले सकते हैं, जो बच्चे किसी वजह से पैदाइश से पहले एक्सपायर हो जाते हैं, एम्ब्रियो मिसकैरेजेस हो जाते हैं, उन सेल्स से आप ले सकते हैं। ऑल्दो इसकी काफ़ी लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, दुनिया में काफ़ी मुल्कों में बैन हुआ है, लेकिन उस पेशेंट से अपने तो स्टेम सेल्स ले सकते हैं। जब वो आप ले लेते हैं तो उसके बाद आप उन स्टेम सेल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट फिर किस तरह होता है? वो इंजेक्ट किए जाते हैं, सेल्स इंजेक्ट किए जाते हैं, कितनी देर बाद उसका असर हमें नजर आना शुरू हो जाता है? देखिए मुनीबा, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जो स्टेम सेल का एफिकेसी है न्यूरो सर्जरी में, उस पर हम आज ज़्यादा फोकस करें। जी, वैसे मैं शॉर्टली बताता चलूँ कि स्टेम सेल्स ब्लड कैंसर्स के पेशेंट्स में बड़ा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स हो रही हैं स्टेम सेल की। और सबसे पहले आपको जैसे बताया हुआ भी ब्लड कैंसर से ही ट्रीटमेंट उसकी शुरू हुई थी, ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट। इसके अलावा अल्जाइमर्स, डिमेंशिया,
इन ब्रेन की वो डिजीजेस, एंड देन जिस पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, रीढ़ की हड्डी का टूट जाना और हराम मगज में इंजरी हो जाना। इसका तरीका ये होता है कि आप उसी पेशेंट के बोन मैरो से ये स्टेम सेल्स निकाल लेते हैं। अब बोन मैरो में सारे सेल्स स्टेम सेल्स नहीं है, कई सेल्स हैं जो स्टेम सेल से डिफरेंशिएट होके उसकी फर्दर क्लासिफाइड एरियाज में क्लासिफिकेशन में चले जाते हैं। मसलन 3 टाइप के सेल्स वहाँ से बनते हैं, एक को हम एक्टोडर्मल कहते हैं, फिर मीजोडर्मल होते हैं एंड एंडोडर्मल होते हैं, जो तीनों एरिया मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं। तो अगर तो आपको इनिशियल स्टेम सेल मिल गया है तो आपने उसको सेव कर लेना है और फिर उसको जेनेटिकल कोड के जरिए उसको डायरेक्ट करना है उस सेल को कि आपने फलां चीज में ट्रांसफॉर्म होना है, क्योंकि उसमें वो कैपेसिटी मौजूद है। अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन का सेल मिल गया कि वो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका है, तो फिर आप उसमें से ये देखेंगे कि आपने क्योंकि न्यूरल टिश्यू डेवलप करना है तो आपने एक्टोडर्मल सेल जो है अच्छा, वो लेने हैं, उसको इंक्यूबेट करना है लेबोरेटरी के अंदर, सेव करना है, इंक्यूबेट करना है और उस सेल को रीजनरेट करवाना है। उसके बाद आपके पास दोनों तरीके मौजूद हैं, जो सबसे वैलिड तरीका है और वो ही यूज होना चाहिए, वो इंट्रावेनस है। सिंपली आपने उसी पेशेंट के अपने सेल्स को इंक्यूबेट करके ग्रो करके वेन के अंदर नॉर्मल सेलाइन के साथ इंजेक्ट कर देना है, जैसे ड्रिप लगी होती है। इट्स नॉट अ सर्जरी। तो आपने वेन के अंदर इंजेक्ट, वो जब सेल्स जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में तो वो स्पाइनल कॉर्ड के उस एरिया को खुद ढूंढ लेंगे जो इंजर्ड है, क्योंकि जो इंजर्ड एरिया है वहां पे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज्यादा होते हैं, वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ चुकी होती है इंजरी की वजह से। तो वो सेल्स जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, न्यू सेल्स हैं, वो हमेशा इंजर्ड जगह पे जाते हैं, वो वहां जाके नर्व को दोबारा रीजनरेट करना शुरू कर देंगे। बट अच्छा, दूसरा आप लोकल भी इंजेक्ट कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका लोगों के लिए आज मैसेज जाएगा वो ये है कि जब भी इंजरी हो आपकी नर्व्स की, स्पाइनल कॉर्ड की, हराम मगज की, और आप पैरालाइज खुदा न खास्ता हो जाएं, तो कोशिश करें कि 4 से 5 हफ्तों के अंदर अपनी ट्रीटमेंट को मुकम्मल करवाएं। लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस है, लोगों को पता है इसके बारे में कि ये ट्रीटमेंट भी है? नहीं, ये ट्रीटमेंट मुनीबा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस तरह अवेलेबल नहीं। अच्छा, अवेलेबल भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ये इंडिया और चाइना में हो रही है और वहाँ पे सक्सेसफुल है। यस, इट्स गिविंग गुड रिजल्ट्स। पाकिस्तान में ये आनी चाहिए और इस पे काम होना चाहिए। 4 to 5 वीक्स के अंदर अपनी सर्जरीज करवा छोड़ें, लेट ना करें, क्योंकि स्पाइन जब इंजर्ड होती है तो आपके पास चंद हफ्तों का ही टाइम होता है। अगर उससे आप लेट हो जाते हैं तो वहाँ उस कॉर्ड के अंदर स्कार्स बन जाते हैं और वो स्कार्स जो हैं वो फाइब्रोसिस हो जाता है, वो फिर नर्व को दोबारा जनरेट नहीं होने देते। सो 4 हफ्तों के अंदर अंदर अपनी लेकिन अगर सर्जरी के बाद भी उनको वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, देन स्टेम सेल और पाकिस्तान में है नहीं। पाकिस्तान में है नहीं। मैं उस तरफ थोड़ा सा आना चाह रहा हूँ, अगर आप अलाउ करें। जी श्योर। कि हेड इंजरी का पाकिस्तान में आज तक क्लासिकल ट्रीटमेंट हो रही थी, जो शुरू से 50-100 साल से दुनिया में हो रही थी। 2014 में 14 में मैंने ये प्लान किया कि मैं पाकिस्तान में हेड इंजरी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ले जाने की कोशिश करूंगा। अच्छा। मैंने उसके लिए जर्मनी से एक ट्रेनिंग ली जो ICP इंट्राक्रेनल प्रेशर मॉनिटरिंग की, एंड देन वो चलती चलती अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्रेन की माइक्रो डायलिसिस भी कर रहा हूँ जिन्ना हॉस्पिटल में। ठीक, इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल इज द ओनली सेंटर इन द पाकिस्तान, इन द कंट्री, जो हेड इंजरी की मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट्स कर रहा है। अगर कोई बंदा चाहे तो वो सब कुछ यहाँ कर सकता है। अच्छा। हम चले जाते हैं ब्लेम्स पे, अगर हम करना चाहें तो वी कैन डू इट। उसमें प्रोफेसर नवीद अशरफ साहब, ही इज माय मेंटोर, उनका इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, उनकी सरपरस्ती रही है। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि हेड इंजरी की एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सेंटर बन गया है। ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला मैं रिहेबिलिटेशन और जो स्टेम सेल थेरेपीज हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, मैं उस तरफ जाऊंगा। तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटेशन चाहिए आपको? उसके लिए कोई बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए। हाँ। उसके लिए हमें एक A क्लास लैब चाहिए, इंक्यूबेशन सिस्टम चाहिए, वो एनवायरनमेंट चाहिए, और उसके लिए हमें लैब इंक्यूबेशन के अच्छे पैथोलॉजिस्ट जिनका एटलीस्ट PhD लेवल का काम हो, और साथ हमें एक न्यूरोसर्जन और एक स्टाफ चाहिए। उसके लिए मैं ट्रॉमा के पे क्योंकि काफ़ी काम करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी यही है,
मैं डिस्ट्रिक्ट झांग से हूँ। अच्छा, हजरत सुल्तान बाहू के फैमिली से मेरा ताल्लुक है। तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट झांग में मैंने खातम अल अंबिया हॉस्पिटल के नाम से एक बहुत बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनाना शुरू कर दिया है। और मेरा प्लान ये है कि उस हॉस्पिटल का 5th फ्लोर इन्हीं माजूर मरीजों के लिए होगा, जहाँ उनकी रिहैब भी होगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का फर्स्ट स्टेम सेल सेंटर भी होगा। लेकिन यहाँ पर अगर लाहौर की बात की जाए, दूर दराज से लोग आपको पता है कि यहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट कराने, तो इस तरह के इंक्यूबेटर सेंटर्स होने चाहिए। इस पर इकदामात करने की, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और ब्रॉडर लेवल पर भी लेने की ज़रूरत है। ऐसे ही है, आप ठीक कह रही हैं। स्टेम सेल पे काम वही लोग कर सकते हैं जिनका इन पेशेंट्स के साथ इश्यूज वो देख रहे होते हैं इन पेशेंट्स के। अच्छा। न्यूरोसर्जन्स, ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। ओके। हम में से ही किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स हेल्प करती हैं हमेशा। अगर एक कंसल्टेंट, एक सर्जन, एक ऑन्कोलॉजिस्ट जब गवर्नमेंट के पास जाता है कि जी ये इतने बजट के अंदर हम पेशेंट्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है। डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ती है, प्रपोजल्स तैयार करने पड़ते हैं, जैसे हमने हेड इंजरी के लिए किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सक्सेसफुल। हमने जिना हॉस्पिटल में जितना गवर्नमेंट ने बजट दिया इस काम के लिए, अगर मैं आप बताऊं, लोग बिलीव नहीं करेंगे, इतना काम उस एक डिपार्टमेंट पे गवर्नमेंट देती गई। जब आप कर रहे हैं काम, आउटकम है, जब आप इरादा कर लेते हैं, आप मेहनत कर लेते हैं, तो फिर आपको भी करने की जरूरत है। लेकिन स्टेम सेल के हवाले से मुझे बताइए, एक जहाँ पे आपने बताया कि इसको इंजेक्ट किया जाता है सेल्स को, और उसके बाद वो जो पेशेंट होता है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है या कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं? कॉम्प्लिकेशंस तो इसकी कुछ होती हैं, लेकिन अभी स्टेम सेल थेरेपी भी उतनी एडवांस स्टेज पे नहीं आई कि हम कहें कि इसके बारे में पूरा का पूरा लिटरेचर मौजूद है और स्टैटिस्टिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग है कि हम कहें कि कितने % पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो इस वक्त इनिशियल रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी पेशेंट्स की इम्प्रूव हो जाती है। कुछ 100%, कुछ 50%, कुछ 30%। इम्प्रूवमेंट की भी फिर कैटेगरीज हैं, स्टेजेस हैं। अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट एज ऑफ द पेशेंट। अच्छा, एज भी इसमें मैटर करती है क्या? यंग एजेस में रिकवरी जल्दी होती है। ओके। इसके अलावा जो चीज मैटर करती है, एज ऑफ इंजरी, कितनी पुरानी थी। ओके। अगर बहुत जल्दी आपने ट्रीटमेंट करवाई है, गिव्स गुड रिजल्ट्स। अच्छा, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक तो ये है कि ये सेल्स का कोई पता नहीं चलता, ये स्टेम सेल्स हैं, कि ये लाजमी नहीं कि आपके कंट्रोल में रहें। आप जब इंजेक्ट करते हैं तो ये अचानक बिलियंस ऑफ टाइम पे मल्टीप्लाई होना शुरू हो सकते हैं और एक न्यू कैंसर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ये एक कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा जब आप अपने सेल्स आप इंजेक्ट नहीं कर रहे, किसी एम्ब्रियो के ले रहे हैं या कोई फीटस के ले रहे हैं या किसी और ह्यूमन बीइंग से ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको पेशेंट को इंजेक्ट करने के लिए पूरा तरह इम्यूनो कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इम्यूनिटी उसकी बिल्कुल नीचे लानी पड़ेगी। इम्यूनिटी डाउन करेंगे तो वो ट्रांसप्लांट होंगे, इम्यूनिटी डाउन नहीं करेंगे तो न्यू सेल को देखते ही बॉडी रिएक्ट करेगी और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो वो इम्यूनिटी डाउन करने के लिए इन्फेक्शन आपको एरियाज ऐसे चाहिए, इस लेवल के सेंटर्स चाहिए जहाँ पे आप एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को कुछ दिन के लिए रख सके। अगर इम्यूनिटी डाउन होती है तो इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक मामूली सा वायरल इन्फेक्शन दैट कैन बी लीथल फॉर दैट पेशेंट। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको उस तरह के सेंटर्स डेवलप करने पड़ेंगे। मतलब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है सारा ही। अगर नहीं भी होगा तब भी, और अगर हो भी जाए तब भी बहुत एहतियात करने की जरूरत होती है इस हवाले से। तो उसके बाद भी पेशेंट को एहतियात करनी पड़ती है। ये तो दौरान है ना कि उसके दौरान कर रहे हैं सारी एहतियात। देखिए, अगर तो उस पेशेंट के अपने सेल्स यूज हुए हैं तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, आपकी इम्यूनिटी भी कम करने की जरूरत नहीं है। इंजेक्ट हो गए, अच्छी रिकवरी होगी, ही मे गो एंड स्पेंड हिज नॉर्मल लाइफ। लेकिन उस पेशेंट के खास तौर पे कौन से हिस्से के ज्यादातर यूज किए जाएंगे? जो सेल्स बोन मैरो से ही लिए जाते हैं। ठीक है। देखिए, बोन मैरो से जो सेल्स सबसे ज्यादा जो रिच पॉपुलेशन है स्टेम सेल्स की एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो का आपको बताया है कि जो कूल्हे की हड्डी है वहां से, इसी तरह जो आपका वो है रीढ़ की हड्डी है वहां से भी लिया जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो फैट सेल्स हैं, एडिपोज सेल्स, उनके अंदर भी स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। वो भी आप लाइपोसक्शन के जरिए वो फैट सेल्स निकाल के और उनको फिर लैब में प्रोसेस करके उससे स्टेम सेल्स सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड के अंदर से भी जो ब्लड प्रोड्यूसिंग स्टेम सेल्स फर्दर डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जो ब्लड, जैसे मेसेनकाइमल सेल्स हैं, वो फर्दर डिफरेंशिएट हो चुके होते हैं, तो वो ब्लड से आप वो ले सकते हैं। तो ये 3 एरियाज हैं जहाँ से सबसे ज्यादा जो है वो स्टेम सेल्स
बोन मैरो से। तो इसका मतलब है कि बाहर के ममालिक में इसके इस थेरेपी के थ्रू इलाज हो रहा है मरीजों का? हो रहा है। और आपको क्या लगता है यहाँ पर पाकिस्तान में कितना अरसा और लगेगा कि हम ये लेकर आ सकते हैं, कि साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? मुनीबा, आई थिंक अगर तो इसको कोशिश की जाए पब्लिक सेक्टर पे, अच्छा, यानी अगर आज मैं इस पे कोशिश शुरू कर दूं कि मैंने स्पाइन इंजरी के लिए जिना हॉस्पिटल में अपने डिपार्टमेंट में एक सेंटर डेवलप करना है, तो वी कैन डेवलप इन 1 ईयर। ओके। बट मेरा इस वक्त जो फोकस है वो ख़त्म अल अंबिया हॉस्पिटल है जो झांग में बन रहा है, कि मैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि मैं उसके 5th फ्लोर पे ही काम शुरू कर सकूं। आई थिंक अगर तो वहाँ होना है तो इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 इयर्स में हम वहाँ सेंटर डेवलप कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग। फर्स्ट सेंटर होगा, मॉडल सेंटर, अगर तब तक ना हुआ तो। हाँ। इनिशियल छोटे लेवल पे काफी 2-3 लोग और काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो बड़ा बाहर से स्टेम सेल्स मंगवा के, अच्छा। तो मतलब यहाँ पे नहीं वो सेपरेट कर रहे और इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होगा पर? वेल, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। जितना बड़ा रिलीफ दे रही है ट्रीटमेंट उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक वी कैन डू इट फॉर अ सिंगल पेशेंट फॉर अराउंड $2,000। ओके, just $2,000 to $3,000 मींस के इस वक्त जो हमारे यहाँ डॉलर्स के हालात है, अदरवाइज तो मतलब आप इन रूटीन जो 2 साल पहले हम कह सकते थे 5-6 लाख रुपए में, तो अब आप समझे कि 9 से 10 लाख 9 से 10 लाख में हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में खास करके सेहत को प्रायोरिटी नहीं रखा जाता है। सेहत हमारी लीस्ट प्रायोरिटी पे आती है। जब सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं तब हम सेहत के हवाले से सोचते हैं और जाते हैं। तो हम अगर प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे अपनी सेहत को, डॉक्टर के पास तो हम जाने का बाद में सोचते हैं ना, जब बहुत ही ज़्यादा एंड पे हमारी कंडीशन चली जाती है, वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, उससे पहले हम सेल्फ मेडिकेशन पे रहते हैं। तो अगर हम खुद ही अपना ख्याल नहीं रखेंगे और दूसरा के कौमी सतह पर इस चीज़ के बारे में नहीं बात होगी, इकदाम नहीं लिए जाएंगे, इनिशिएटिव्स नहीं ले जाएंगे, तो ये चीज़ें आगे जाकर नहीं काम करेंगी। ऐसे ही है। हमारी एक तो सेहत हमारी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि पब्लिक की प्रायोरिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कैसे हो सकती है? गवर्नमेंट को उसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करेगी जो पब्लिक जिस तरह। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो ट्रीटमेंट है, इवन जो आपके बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जब पेशेंट पहुँचता है तो वो कम से कम 1-1.5 साल लेट हो चुका होता है। चाहे कैंसर डिपार्टमेंट्स में, न्यूरोसर्जरी में, अब मेरे पास ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली मैंने देखा है कि वो एंड स्टेज पे आते हैं जब वो ट्यूमर अच्छा खासा ग्रो कर चुका होता है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। okay. अब इसमें कौन मैं यहाँ से एक बड़ा मैसेज है, इस मतलब नो ऑफेंसेस। देखिए, इसमें कुछ लोगों का रोल है जो हमारे हकीम हजरात हैं, गांव देहातों के अंदर कुछ क्वैक्स हैं जो हर मोहल्ले का एक क्वैक है। ऐसे ही है, ट्रू। उनको अगर आप इस चीज को खत्म कर सकते हैं तो गो फॉर इट, करें। क्वैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, हुक्मा की नहीं। लेकिन अगर खत्म नहीं कर सकते तो उनको एजुकेट कर। हाँ जी। लोगों का इतना ट्रस्ट इन पर है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इतना ट्रस्ट है कि हम देख के हैरान हो जाते हैं। जी। अगर उन पे अवाम का ट्रस्ट है तो उन्हें एजुकेट करते हैं, उनको एजुकेट करें। तीसरे पीर हजरात हैं। मैंने ब्रेन ट्यूमर्स के ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो पीरों के पास जा रहे हैं, साल से दम दरूद करवा रहे हैं। और उसके बाद जब वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तब फिर आप डॉक्टर के पास भागते हैं कि अब हमें बचा ले डॉक्टर साहब। अब मैं खुद हजरत सुल्तान बाहू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और देखिए जब भी ऐसे पेशेंट्स आए, इसलिए डॉक्टर साहब कहा जा रहा है कि अपनी जो सेहत है ना उसको प्रायोरिटाइज करें, और इस तरह के पीरो फकीरों और क्वैक के पास जाने से बेहतर है कि किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। साहबजादा डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए। स्टेम सेल थेरेपी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि होती क्या और किन किन बीमारियों का इलाज इसमें मुमकिन है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम शहरियों के मसाइल पर गुफ्तगू और हुक्काम बाला के नोटिस में लाते हुए उनका मुनासिब हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, किसी भी मुल्क की मुहज़्ज़ब कौम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग इर्द गिर्द के अपने माहौल को किस हद तक साफ़ सुथरा रखते हैं। और ये ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत की ड्यूटी है, बल्कि अवामुन नास का भी एक फ़र्ज़ है कि वो इसमें भरपूर किरदार अपना अदा करें। लेकिन अलमिया ये है कि कोई सा भी प्रोजेक्ट देखें, हमें इसमें कहीं ना कहीं खुर्द बुद ज़रूर नज़र आती है। और अगर शहर की सफाई की ही बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ कमर्शल बिल्डिंग्स और दुकानों पर सफाई टैक्स आयद किए गए, लेकिन सफाई टैक्स में आज खुद इजाफा करके माली खुर्द बुद सामने आई है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर की 5 से ज़ायद कमर्शल मार्केट्स के दुकानदारों से वसूल की जाने वाली सफाई फीस में कई 100 गुना इजाफा आज खुद करने का इंकशाफ हमारे सामने आया है। दुकान मालिकान को सालाना फीस 600 रुपये की बजाय 2400 और 3600 रुपये की रसीदें जारी की जा रही हैं। और दूसरी जानिब हाउसिंग सोसाइटीज़, इंडस्ट्रीज़ और गोदाम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के टैक्स रिडार पर आ चुके हैं। शहर लाहौर के पोश इलाके और मार्केटों में कितना सफाई टैक्स लगाया जाएगा, वर्किंग पेपर्स तैयार कर लिए गए हैं इस हवाले से, और समरी तैयार करके महकमा बल्दियात पंजाब को भिजवा दी गई है। और अब फैसला निगरान वज़ीर आला पंजाब से मशरूत होगा। तो कौन कौन सी बिल्डिंग्स पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स वसूली का क्या मैकेनिज्म बनाया जाएगा, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। इमरान, हर दफ़ा कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू होता है उसमें खुर्द बुद के ज़रूर जनाब खुर्द बुद के इंकशाफात सामने आ जाते हैं, करप्शन हमारे सामने आ जाती है। इसमें कितनी करप्शन हुई है अभी तक, ये बताइए। देखिए अमरीबा, रोज़ाना की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो शहर लाहौर में रोज़ाना एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं सरकारी तौर पे। और अब आपने चूँकि बात की है सफाई टैक्स की, तो सफाई टैक्स जो है लाहौर के तमाम मार्केट से लिया जाता है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 500 से ज़ायद मार्केट्स हैं, कमर्शियल मार्केट, जी जी, जिसमें यूरो स्टोर्स भी आ जाते हैं, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इनसे सफाई टैक्स तो लिया चाहिए, क्योंकि इनका जितना कूड़ा बाहर आता है वो तो उठाना चाहिए। ठीक है। मेरे नज़दीक जितना कूड़ा इनका बाहर आता है वो का टैक्स कम है। अच्छा। मगर अब टैक्स कम है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उनसे कानून के ज़ाब्ते को ख़त्म करके तो वो टैक्स ज़्यादा वसूल कर लें। हाँ, पहले टैक्स ज़्यादा लगाएं कानून के मुताबिक, तो फिर उसके बाद। लेकिन ये टैक्स क्या अभी लगाए गए हैं या पहले से ही होता था? ये काफ़ी देर से चल रहा है। अच्छा, ठीक है। 600 रुपया, जो 600 रुपये है ना, वो सालाना इनकम है। ठीक है। अब वो एक जो है तसलसल के साथ ली जाती है। वो 97,000 यूनिट्स हैं शहर के, जिसमें आपकी दुकानें, शॉप्स, घर, ये वो सब कुछ आ जाता है। ये बहुत पुराना डाटा है उसके मुताबिक। ओके। अब नए डाटे के मुताबिक जब एक्साइज से डाटा लिया जाता है तो उसमें 5.5 लाख यूनिट्स हैं, जिसमें घर, कमर्शियल यूनिट्स, गोदाम, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं। अब चूँकि अभी टैक्स लगा नहीं है नया, अच्छा, अभी उसकी समरी गई हुई है, अभी वो पास नहीं हुआ, मंजूर नहीं हुआ, उसको अभी जो है इन्हांस नहीं किया गया, तो उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा हमें रसीदें भी हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा। तो उसमें किसी के ऊपर 9,600 लिखा हुआ है, किसी के ऊपर 2,800 लिखा हुआ है। किसी कल हमारी बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई LWMC के कुछ अफसरान के साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो पुराने एरियल्स ले रहे होंगे। मैंने कहा कभी ऐसा हुआ नहीं है, अगर हो तो हमें पता चल जाता है, लोग हमें मैसेज कर देते हैं। आजकल कोई चीज़ जो है ना वो छुपी नहीं रहती, तो वो अच्छा ठीक है, देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ये वो। अब ये एम्बेजलमेंट के ज़ुमरे में आ जाता है, खुर्द के ज़ुमरे में आ जाता है। जी बिल्कुल ऐसे इल्ज़ाम आयद हो गया ना। हाँ। और ऊपर से रसीदें आ गई, आप समझ ले करप्शन नहीं हो रही है ना। तो दूसरी तरफ जो है वो एक और लेटर गया महकमा बल्दियात को। अब ये दो चीज़ें आ गई, एक तो दुकानदारों को ये रसीदें गई, यानी कि नोटिस होते हैं जी आप अपना जुर्माना जो है, जो भी आपका, और ये रसीदें वही थी जो कंपनी की तरफ से दी जाती है। जी, सफाई टैक्स जो है वो जमा करवाएं। तो वो जो सफाई टैक्स तो वो हर साल 1 साल का होता है, 600 रुपया, यानी कि किसी को शायद 800-900 को भी स्लिप जाती होगी, मगर इससे ज़्यादा हमने कभी भी नहीं देखी। तो इस दफ़ा जब हमने देखी, हमने कहा बात इनकी ठीक है, सफाई टैक्स अगर लागू करना है तो ये इतना ही होना चाहिए जितना कूड़ा बाहर निकलता है। ठीक है, मगर इसमें ये नहीं है कि लागू हुआ नहीं है,
तो आप उससे पहले ही पैसे ले रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। तो हमने जब देखा एक मरले को जो है वो रिहायशी 86 रुपीस जो है पर मरला, और एक मरले की दुकान जो है कमर्शियल 1000 रुपये। ओके, अभी ये स्टार्ट होने लगा है, शुरू होने लगा है। 9600 जो है वो आपके गोदाम रेस्टोरेंट्स ये वो सारा कुछ ना 4800 रुपया, 4800 रुपया जो है वो बैंक कमर्शियल मार्केट्स ये वो। अच्छा, इसकी अच्छी बात है। LWMC को पंजाब गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, कम से कम करोड़ों नहीं अरबों रुपए में उनके पास रेवेन्यू जमा हो जाएगा और वो मजबूत हो जाएंगे। अभी उनके पास 900 गाड़ियाँ हैं, कोई 12-13-14 हज़ार मुलाजम है। ये जब पैसे आ जाएंगे तो ये 14,000 जो HR है ये ज़्यादा ह्यूमन सोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ये मजबूत हो जाएंगे। आपको सफाई तो हमें नज़र आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इनके पास गाड़ी जो है वो ऑपरेशनल अपने पास आ गई। अब 900 गाड़ियाँ जो रोज़ाना निकलती हों तो फिर तो लाहौर में तबाही करेंगे। इस तरह से सफाई होगी, नज़र आएगा, लशपश करता हुआ नज़र आता है हमें कंटेनर भी खाली नज़र आते हैं। मगर जहाँ पे पिन पॉइंट है, जहाँ पे हमने उनको एक चीज़ बतानी है ईयर एंड आइस बन के, वो हमने अपनी निशानदेही करनी ही करनी है। कल की ये बात थी जब हमने ये स्टोरी जो है ब्रेक की, तो उसके बाद रात को जाके मुझे कुछ 12:30 बजे एक अफसर के ना वो मुझे मेरी ही स्टोरी का यूट्यूब वाला ना वो पोर्शन आता है। अच्छा, तो मैंने कहा ये तो हमने देना ही देना है। उसने कहा थैंक्स। ओके, आगे से थैंक्स का, तो बहरहाल मैं तो उससे डॉक्यूमेंट ही मांगता रहा था, मुझे डॉक्यूमेंट दें तो ताकि तो इसके आगे अब कार्रवाई हो रही है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो इस अब हम 1-2 दिन बाद फिर दोबारा इसको चेक करेंगे कि इन्होंने ये क्या चीज़ ख़त्म की है। अच्छा, या क्या ये पुराने साल के एरियर हैं, क्या ये उससे भी पुराने साल के एरियर हैं जो इन्होंने जमा करके रसीदों की शक्ल में 9000। अगर आपने किसी को नोटिस करना है तो 9600 ना लिखें जी, उससे एक जुर्माना करें, सालाना आपका इतना है। हाँ जी, रसीद की शक्ल में, एरियर की शक्ल में पुराने साल का 2022 का लिखकर भेजें कि ये इतना है। एक ही रसीद में जब आप 9600 डालेंगे तो वो तो मुझे भी नहीं पता चलेगा, ये तो ऐसे ही हो गया है, ये जंगल का कानून कि 600 रुपया मैं दे रहा था या 1000 रुपये दे रहा था, तो 9600 रुपया किसको दूं मैं। अभी ये मौजूदा सूरत हाल में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसको अपना बहुत सालों से कोशिश की जा रही है, हुकूमतें नहीं मानती। वो कहती हैं नहीं, लोगों मकीनों पर जो है वो अजाफी बोझ पड़ेगा, आगे बहुत महंगाई है। वो भी अपनी जगह ठीक है, मगर ये कहते हैं अगर हमारे पास ये हो तो ऐसा हो सकता है। वासा भी तो अपने बिल वगैरह लेता है, हर 2 महीने बाद उनका बिल आता है। हमें कम से कम साल का तो रेवेन्यू लेने दें। अब साल का जब रेवेन्यू लेंगे तो जारी बात है इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हाल ही ये नहीं है कि आपके घर से कूड़ा आया उसको साफ किया, उसकी सेग्रीगेशन की। चले ये तमाम तर जो मसले हुए हैं इस हवाले से जान लेते हैं। राफिया हैदर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, DC लाहौर हैं। राफिया हैदर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया। मैडम बताइएगा ये खुर्द बुर्द का जो इंकशाफ हुआ है LWMC में और जो अजाफी फीसेस वसूल की जा रही थी, इस हवाले से क्या कहेंगी आप? हेलो मैडम, आपको आवाज़ आ रही है? इस बारे में जी काइंडली, आवाज ब्रेक हो रही थी, रिपीट कर दें काइंडली। अच्छा मैडम ये बताइएगा मार्केट क्लोजर के हवाले से कि दोबारा से रिवाइज की गई हैं, टाइमिंग्स रिवाइज की गई हैं, किस तरह इसको लेके चला जाएगा, क्या टाइमिंग्स होंगी और किन किन को इस्तिस्ना हासिल होगी इसमें? जी इसमें ये इंसदाद स्मोक की बेसिकली एक्टिविटीज में एनर्जी कंजर्वेशन की पद में जो एक्टिविटीज है उसके अंदर ये हमने री नोटिफाई किया है, जिसके अंदर कुछ जो वीकेंड्स पे है हमने थोड़ा सा क्लोजर टाइमिंग्स को एक्सटेंड किया है एज पर कोर्ट ऑर्डर। और उसमें जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज जैसे फार्मेसीज वगैरह हैं और डिफरेंट जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है वो तो ऑल डे और ऑल नाइट का उनकी ओपनिंग होती है, लेकिन अदरवाइज रेस्टोरेंट का क्लोजर जो है उसकी टाइमिंग को वेरी किया गया है वीकेंड्स के अंदर कि वो 12 बजे तक ओपन अप हो सकते हैं सिर्फ वीकेंड्स पे, और वीकडेज में 11 बजे तक होंगे डाइनिंग के लिए। और बाकी हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं वो अराउंड 10 PM तक ही अलाउड होंगी वीकडेज और वीकेंड्स के अंदर। तो उसकी री नोटिफिकेशन टाइम में दी गई है ताकि एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर जो काम हो रहा है और स्मॉग के जो तदारक के लिए एक्टिविटीज हो रही हैं उस पर कंटिन्यूअस एफर्ट जारी है हमारा।
ठीक है। अच्छा, दूसरा मैडम एक और जो मसला है जिस पर अभी हम इमरान से भी बात कर रहे थे LWMC के हवाले से कि जो सफाई टैक्स है उसमें आज खुद इजाफा करके कोई माली खुर्दबुर्द सामने आई है। 600 रुपया सालाना फ़ीस ली जाती थी और वो बहुत सी जगहों पे 9,600 रुपया भी ली गई है, कहीं पे 3,400, कहीं पे 2,500 भी ली गई है। तो इस हवाले से आप बताएंगी कि क्योंकि LWMC को आपने भी हेड किया है, तो ये किस तरह इसको लेकर चला जाएगा? देखिए, जो हमारी पेमेंट की प्रोटोकॉल्स हैं वो तो गिवन होती है, उसके अंदर लीगली जो अलाउड है, बोर्ड से जो ऑथराइजेशन होती है या हमारे लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जो अमेंडमेंट साथ साथ आती रहती है उसके हिसाब से ही होता है। अगर कहीं पे कोई कम या ज्यादा किया गया है तो अब उसमें जो है इंतजामिया की जो LWMC जो है वो उसके ऊपर डेफिनेटली प्रोबेंट कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह की चीज सामने आएगी तो एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम तो उस तरह की बहुत ज्यादा ग्लेयरिंग मिस्टेक्स वगैरह या ग्लेयरिंग ऑब्जर्वेशन उस तरह से नहीं है। सीईओ LWMC की तरफ से ऑब्वियसली उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, अगर कोई चीज पिन पॉइंट होगी तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। अच्छा, इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, ये कल ना हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी जिसमें हमारे पास ना कुछ कमर्शियल मार्केट्स के दुकानदारों की तरफ से रसीदें वगैरह व्हाट्सएप हुई और हमें बताया गया कि जो सालाना टैक्स है, सफाई टैक्स, वो 600 है जो हम हर साल भी पे करते हैं, या 800 आ जाता है। 9,600 का जो सालाना टैक्स है वो हमें भेजा गया है, तो हमें कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर जमा भी करवाएं या कैश ही हमें वापस कर दें। इस वाले से हमें हमारी बात तो कल उनके जो सरबराहान है उनके साथ होगी थी, मगर चूँकि मौके की मुनासबत से आप चूँकि हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में हैं, तो क्या अभी तो टैक्स बढ़ा दिए मैम, क्योंकि अभी तो समरी मूव की गई है सेक्रेटरी बल्दियात को, तो क्या ये पहले लेने के मजाज हैं? जी, इसकी अप्रूवल वगैरह का स्टेटस अभी मुझे नोन नहीं है, वो ऑब्वियसली अभी कंपनी के पास ही उसकी डिटेल्स होंगी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई चीज आउट ऑफ हुई है तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए बेहतर ये है कि हम उनकी इंक्वायरी या उनकी प्रोब रिपोर्ट का इंतजार करें ताकि वो पिन पॉइंट कर सकें कि वाकई कोई इशू हुआ है, अप्रूवल के बगैर कोई एनहांसमेंट हुई है या अप्रूवल के साथ ये चीज इन प्लेस हुई। ठीक है, मतलब इंक्वायरी करने के बाद पता चलेगा कि ये सारा क्या मामला है। मैम, ये दूसरा सवाल ये है कि अब चूँकि मई ख़त्म होने लगा है और जून शुरू होने लगा है, इस दादे स्मोक के हवाले से आपकी तरफ से पाबंदी लगाई जाती है रात को 10 बजे मार्केट्स की और रेस्टोरेंट्स होटल्स की। लाहौरिये तो रात को जागते हैं, तो क्या सूरत हाल होगी कि इस महीने में भी स्मोक है जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए, अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो हमें वो डेली बेसिस पे मिलती है वो ईयर राउंड एक इशू बहरहाल रहता है। उसमें खाली रेस्टोरेंट या उसका मसला नहीं है, उसमें ये है कि जो हमारी व्हीकल्स हैं वो काइंड ऑफ सबसे ज्यादा बिगेस्ट पोल्यूटर के तौर पे आगे आते हैं उसके अंदर, ट्रांसपोर्ट का जो हमारा है इशू। तो उसकी वजह से ये चीजें करना जरूरी भी है। इसमें दोनों चीजें हैं कि ज्यादा स्मॉग भी है और साथ साथ हमारी एनर्जी कंजर्वेशन की रूटीन भी है, जो कि दुनिया भर में यही चीज फॉलो होती है कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है और इवनिंग या अर्ली जो हमारा नाइट टाइम है उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज बंद की जाती है। तो दोनों ये टू वे एक एक्टिविटी है जो कि यूजली पूरे ग्लोबली ट्रेंड में भी फॉलो होती है और उसी का हमारी कोशिश है कि उसको अलाइन करें ताकि एनवायरमेंटली भी नुकसान कम हो और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन की मोड्स भी हमारे लोगों में ज्यादा अवेयरनेस उसके बारे में भी है कि किस तरह से हमने एनर्जी कंजर्वेशन मोड पे जाना है। ठीक है जी, हमारे साथ राफिया हैदर साहिबा मौजूद थी, DC लाहौर हैं, और हमें बता रही थी कि किस तरह जो मार्केट के जो टाइमिंग्स हैं उन्हें रिवाइज़ किया गया है। अब मशरूत इजाज़त दे दी गई है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं और वो 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे और वीकेंड पे जनाब वो रात के 12 बजे तक भी खुले रहेंगे। तो इस हवाले से आपसे भी जानना चाहूँगी, तो दोबारा से किया गया है इंसदाद स्मॉग की वजह से किया गया है? देखिए मुनीबा, चूँकि पॉइंट तो इंडेक्स जो है आपका लाहौर का वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। आप बाहर के देख लें, सांस लेते हैं तो परेशानी होती है। गर्मियों में भी इंडेक्स इतना ज़्यादा पहुंच जाता है। आज हर दूसरा पेशेंट जो है वो सांस की बीमारी का शिकार है, एलर्जी का शिकार हो रहा है। तो मौजूदा सूरत हाल में चूँकि अब मैम चली गई हैं, सवाल तो करना था मगर सवाल हो नहीं सका कि कल मैम जो है वो कोल लखपत जेल में भी गई हैं,
वहाँ पे उन्होंने खातीन के से भी पूछा है, बड़ा अच्छा मौका था अगर हम उनसे ये सवाल का जवाब कर सकते तो वो हमें बता देती। अच्छा है, वहाँ पे बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। अच्छा, बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में ये है कि आपके जो शहर जो है, शहर लाहौर, लाहौर बोलता है तो पूरा पंजाब बोलता है, तो लाहौर जो है वो अब ये इसी टून में ही चल रहा है कि सुबह से शाम वाले कुछ और लोग हैं, शाम से रात 4 बजे वाले कुछ और लोग हैं। अब ये डिसाइड हो चुका हुआ है कि जो होटलिंग, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स ये जो है रात को भरते हैं, मगर तमाम जो लोग हैं वो 11 बजे जब बाहर आते हैं ना तो उनके चेहरों से फील होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, हमें थोड़ी सी और एक्टिविटी चाहिए ताकि जो भी एक दिल को आराम कर सकें। तो वो मौजूदा सूरत हाल में अब ये जो एक्टिविटी है, क्योंकि रात को जब हम देखते हैं तो MM आलम रोड पे भी अंधेरा छाया होता है, सिर्फ टेक वे जारी होता है, तो इसी तरह जो है वो मार्केट्स भी हैं 10 बजे बंद हो जाती हैं। ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं कि अगर हमने देखा है तो रेस्टोरेंट्स भी बंद हो जाते हैं। मैम राफिया हैदर की जो टीम है उसमें हमें नजर आता है कि वो हमें नजर नहीं आते, मगर मार्केट बंद होती है। मगर फिर मैं मैम से एक और साथ बताऊंगा कि ये भी है कि तंदूरों को भी चेक किया जाए, तंदूरों पे रोटी नान जो है वो ग्राफ फरोशी हो रही है। अच्छा। सब्जियां फलों की तो होती है रोजाना सुबह सुबह, मगर ये एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा जो है वो ख़रीदता है और हर घर में जो रोटी जाती है, तो ख़ास तौर पर सबसे गरीब तबका जो मजदूर हैं वो रोटी लेते हैं तो उनको महंगी मिलती है। 15 रुपए की नहीं मिल रही रोटी, वो ज़्यादा महंगी मिलती है। 20 रुपए की मिल रही है। हाँ, ये महंगी मिलती है, पैसे ज़्यादा ऊपर चले गए तो चाहे 50 पैसे ही ऊपर जाए गए हैं तो इसको चेक किया जाए, क्योंकि लाहौर के में तकरीबन तंदूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, गली में, मोहल्ले में, सड़कों पे, बाज़ारों में, चौराहों पे, हर जगह पे तंदूर मौजूद है, तो इनको चेक किया जा सकता है। जिस तरह मार्केट शाम को बंद होती हैं, इनको भी चेक किया जा सकता है। लेकिन पीछे से आटे की सूरत हाल बेहतर हुई है जो यहाँ पर आके जो है हमें सस्ती मिले, आटा महंगा ही मिल रहा है। महंगे से मुराद ये है कि आप ये समझें कि 2316 रुपए इसकी कीमत है, 2420 रुपए का पहुंच दुकानदार को मिल रहा है एक्स मिल रेट मिलाकर। तो अब ये चाहे 100 रुपए ऊपर जाए चाहे 50 रुपए ऊपर जाए, कहाँ पे 1250 का 20 किलो आटे का थैला था, कहाँ पे अब 2316 रुपए का हो गया, तो फर्क पड़ता है और महंगा है। और इस वाले से जो मकीन है वो परेशान है, हैजानी कैफियत में मुब्तला है, सिस्कियां लेते हैं अपने अपने घरों में जाकर, क्योंकि पैसे नहीं होते, वो सब्जी लेने चले जाएं, वो फल लेने चले जाएं, वो चिकन लेने चले जाएं, हर बंदा परेशान है, हर बंदे को फर्क पड़ रहा है। आप बिलीव नहीं कर सकते, आप किसी स्टोर में जाए ना, कोई लंबी क्यू लगी हो, कोई तजवीज है आपके पास इन तमाम तर मसाइल को किस तरह हल किया जा सकता है? लास्ट पे कमेंट दे दे हमें। बहुत बड़ी बात की है, इतने क्रूशल हालात चल रहे हैं, सियासी मामला चल रहे हैं, आपका डॉलर देखे कहाँ, अभी तो ये नहीं पता चल रहा, यही तो कह रही हूं, कोई तजवीज है कि इसको बेहतर किया जा सकता है। 306 की बजाय वो 206 का आएगा या 406 का हो जाएगा, और इसमें मैं तजवीज दूं तो फिर वो ऊपर। ये देखिए, आप ये देखिए, हर बंदा अगर अपनी नीयत ठीक कर ले, कम से कम नीयत ठीक कर ले कि मैंने ये काम करना है और कंफर्ट जोन छोड़ना है, लेग वर्क का इस्तेमाल करना है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम में आ जाता है बंदा। अब देखिए ना, आपकी LWMC अगर टैक्स लगाना चाहती है लगाए, लेकिन वो अप्रूव तो होने देना कि वो डॉक्यूमेंट्स तो आ जाए, उसके बाद आप लगा ले, आपने जितना भी टैक्स लगाना है, लेकिन आप ये खुद इजाफा करके जो टैक्स वसूल कर रहे हैं, ये जो है ये जायज़ नहीं है। हमारे साथ इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और जनाब ये तमाम तर मसाइल थे जिन पर हमने बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा टेक्नोलॉजी की दुनिया, जिसमें हम नई से नई ईजादात के बारे में एक्सपर्ट से तफसीली गुफ्तगू करते हैं और उनके इस्तेमाल, उनके फ़वाइद और नुकसानात के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, अगर यूँ कह लिया जाए कि आज के दौर में ज़िंदा रहने के लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि मुल्क में मजमूई तौर पर 11 करोड़ 50 लाख इंटरनेट सारफीन हैं, और जिनमें 11 करोड़ 30 लाख मोबाइल इंटरनेट सारफीन हैं। और इंटरनेट
ने दुनिया को ग्लोबल विलेज से ग्लोबल होम बना दिया है। और तो और, कभी आपने किसी ऐसे दोस्त के बारे में सोचा है जिससे आप हर बात किसी भी वक्त कर सकते हैं, जो आपके सभी सवालात के जवाबात दे सके, जो आपको अच्छा मशवरा दे, जो आपको सीखने और कोड लिखने में भी आपकी मदद करे? ऐसा दोस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ल में अब एक हकीकत बन चुका है, जिसकी एक बेहतरीन मिसाल चैट जीपीटी भी है। और चैट जीपीटी एक सादा, बेहतरीन, मसनूई ज़हानत वाला चैट बूट है। और 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी नामी एक मसनूई टूल दुनिया में मुतारिफ हुआ। और ये नया निज़ाम ऐसा मवाद लिख सकता है कि जो बहुत दुरुस्त हो और इंसानी तहरीर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नज़र आता है। और ये नया टूल जो है, ये गूगल के लिए ख़तरा बनकर सामने आया है। चैट जीपीटी सेकंड्स में आपके तमाम तर सवालात के जवाब देता है। मिसाल के तौर पर आप इस चैट बूट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजू पर शेक्सपियर के अंदाज में एक पूरी नज़म भी लिखने को कह सकते हैं, और चंद लम्हों में आपको ये नज़म आपके सामने लिखी हुई आ जाएगी। आप शायरी की सतह पर भी बहस हो सकती है, लेकिन लिखने की रफ्तार नहीं है। तो बताया ये जाता है कि चैट जीपीटी तकरीबन 100 ज़बानों में इस वक्त दस्तयाब है, लेकिन ये अंग्रेज़ी में सबसे ज़्यादा दुरुस्त है। लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे कि चैट जीपीटी है क्या, इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए, इसको सीखा किस तरह जाए, और ये गूगल के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना बेनिफिशियल है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ साकिब अज़हर, डिजिटल एक्सपर्ट मौजूद हैं। साकिब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अगर चैट जीपीटी, एआई, इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं वो भी दे रही हैं अपनी, तो क्या है ये चैट जीपीटी, किस तरह इसको यूज़ किया जाए, ज़रा ये बताइए पहले हमें। सबसे पहले ये कि ये किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, वो पहले लिखता था जाकर गूगल में, और बहुत सारे लिंक्स आ जाते थे। बट अब ये है कि ये आप किसी ऐसे एक मसनूई इंसान कह लें कि जो बैकएंड पे कोई बंदा बैठा हुआ है या जो भी है, वो आपकी बात को समझता है, इट्स रोबोट बेसिकली, तो वो उस बेस पे आपका उसका आंसर देता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू वांट दैट इंडिविजुअल या रोबोट टू थिंक अबाउट। सो फॉर इंस्टेंस, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, अगर आप कोई एसईओ की चीज़ मांगना चाहते हैं, या आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज आस्क कि हे चैट जीपीटी, प्लीज़ थिंक लाइक एन एसईओ एक्सपर्ट एंड देन प्रोवाइड मी दिस इंफॉर्मेशन। सो वो उस एसईओ कैप पहन लेता है। बट ये कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें आप उसको कोई भी चीज़ का कैप पहना कर वो चीज़ उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग, जिसमें हर कोई अब अपनी जॉब्स के दौरान ये चीज़ों को, जो भी चीज़ों को परफॉर्म करता है, वो उससे ये हेल्प ले सकता है। इट्स बेसिकली अ हेल्पर ऑफ एवरीथिंग, स्पेशली फॉर दोज जो कि कंटेंट लिखते थे शुरू से स्क्रैच से एंड ऑल दिस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बड़ी क्विकली विद इन अ मिनट आप इस रोबोट के थ्रू लिखवा सकते हैं। एंड दैट्स वेयर द वर्ल्ड इज़ ट्रेंडिंग टुवर्ड्स, एंड दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स ऑल अबाउट नाउ what people needs to do is to learn how to talk with this robot. That's it. आजकल आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप एआई से क्या बात कर रहे हैं, अपनी ज़रा चैट हमें भी दिखाइए। तो उसमें बहुत सारी ऐसी फजूल बातें भी लोग उसके साथ करें, कोई जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ है वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, बहुत से लोग हैं इससे डरे भी हैं कि शायद हमारी जॉब्स चली जाएंगी, अब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी, चैट जीपीटी है या एआई है, तो क्या उन्हें डरना चाहिए अपने जॉब्स के हवाले से? बिल्कुल डरना चाहिए। एक्चुअली डरना इस सूरत में चाहिए कि अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपकी जॉब खतरे में किस तरह से हो सकती है कि एक कंपनी में इस वक्त फॉर इंस्टेंस 10 लोग हैं। अब 10 लोग हैं, वो डिफरेंट काम कर रहे हैं, 2 लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, 4 लोग एक जैसा काम कर रहे हैं। अब 4 लोग जो एक जैसा काम कर रहे हैं, उसमें 2 लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को यूज़ करना आता है, तो वो अपना काम बहुत ज़्यादा क्विकली कर सकते हैं, इफेक्टिवली कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि बहुत ही शुरू से लिख रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ सीखनी होगी, क्योंकि हर कंपनी ये चाहेगी कि उसका काम जल्दी हो, उसके एम्प्लॉयज़ उसका काम जल्दी कर सकें, जो कि डेली की रूटीन है। तो जो बंदा इसको नहीं सीखेगा, ऑब्वियसली जो एक बंदा एक काम वही काम 2 घंटे में कर रहा है और एक बंदा वही काम 2 दिन में कर रहा है, तो फिर कंपनी किसको प्रेफर करेगी? जो जल्दी कर रहा है, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें सीख ली।
जो कि जल्दी से लोगोज बना लेता है, जल्दी से डिज़ाइनिंग कर लेता है, इस तरह की चीज़ें, ना कि जो बहुत ही स्क्रैच से चीज़ें बना रहा है। सो दिस इज़ समथिंग वेयर पीपल नीड्स टू बी कंसर्न अबाउट, अगर वो चीज़ें ना इसको सीख पाए, क्योंकि आगे ये एक और रिक्वायरमेंट होगी कि आपको AI टूल्स यूज़ करने आते हैं, हर जॉब की ये रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज ये जिसको ये आते होंगे वही इस चीज़ में ऑब्वियसली प्रेफर किया जाएगा, बिकॉज एवरीवन वुड नो कि दिस पर्सन कैन अचीव द रिजल्ट्स much better, much faster than the other one. So that's how the people may not end up getting preference and may end up losing the job. It does not mean कि ये human को replace कर देगा. It means the human will have a more effective way of doing things, and that's very important to learn. Otherwise, you will not be preferred by the companies. तो आपकी जॉब भी जा सकती, तो इसलिए थोड़ा बहुत अपने आप को जो है अप टू डेट रखना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा, इसको सीखा कैसे जाए? AI को और ChatGPT की बात करें, इसको किस तरह सीख सकते हैं? कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑनलाइन सीख लें, किस तरह सीखें? बिल्कुल, हम भी इसको फ्री एक्सेस दी हुई है पूरा पाकिस्तान में इस वक्त। 4 लाख लोगों को enablers.org/EVS पे जाइए, अप्लाई कीजिए फ्री में, और वहाँ पर हमने पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज रखे हैं जो कि लोग लर्न कर सकते हैं फ्री में। और इट्स बेसिकली अ नेवर एंडिंग लर्निंग। ये नहीं है कि आज आपने कोई कोर्स कर लिया, यूट्यूब से देख लिया, ये कंटिन्यूसली एफर्ट है, बिकॉज जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, आपको कंटिन्यूसली इसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा टू कम्पीट विद वर्ल्ड एंड विद द कंपैरेटिव एनवायरनमेंट विच यू आर इन। सो ये बहुत ईजी है इसको सीखना, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स ऑल एक्चुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू get the best out of these robotic things, because if you don't know कि how to ask things from them, then वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम उससे एक अच्छे तरीके से अगर बहुत अच्छी बात करें, प्रॉम्प्ट जिसको कहा जाता है, इसका नाम अब प्रॉम्प्ट दे दिया गया है कि हाउ टू प्रॉम्प्ट मीन्स हाउ टू आस्क in a way where you can get the best out of it. So ये इसमें सीखना is not a problem, it's all about will. बहुत सारा YouTube पे भी free material पड़ा इस वक्त, just type learn how to use ChatGPT and then you will find lot of things. तो इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हो सकते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हो सकता है इसका अगर ये आ जाता है? तो प्रोज तो है ही हैं जो कि हम देख रहे हैं, लेकिन कॉन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स हैं, थीसिस हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ से वो विदाउट डूइंग प्रॉपर रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग दे हैव बीन यूजिंग दिस टू डू देयर होमवर्क एंड ऑल दैट स्टफ। और उसमें अगर टीचर्स को नहीं ये चीज़ आती होगी तो टीचर भी पागल बन सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, और उसको समझ सकते हैं कि दैट वाज हिज नॉलेज। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हाउ टू इवन कैच द कंटेंट या द थिंग्स विच हैव बीन डेवलप्ड बाय एन AI, नॉट अ पर्सन हिमसेल्फ। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स मिसयूज में काफ़ी। लेकिन क्या फ़ायदा भी हो सकता है स्टूडेंट्स को इसका? बिल्कुल फ़ायदा भी है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च जो है वो बड़ी क्विकली कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे अब स्टूडेंट्स जो डेवलपर हैं, अगर किसी वजह से उनकी कोडिंग में कोई एरर्स आ गए हैं तो वो जल्दी से क्विकली चेक कर सकते हैं कि क्या एरर्स हैं इस कोड में, जो कि आपको रोबोटिक टूल्स बता सकते हैं कि दिस इज़ द एरर, जो कि वो पूरा दिन कई लोग लगा देते थे कि उनके इस वक्त वेबसाइट में एरर है, और वो देखते थे कि कहाँ पे कोड में एरर। तो इस तरह से आप अपना कोड का भी काम कर सकते हैं डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से। बेसिकली आपको एक ऐसा हेल्पर मिल चुका है अपनी लाइफ में जिसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। अभी भी लोग जो हैं इसको नहीं यूज़ करते, तो बहुत अलार्मिंग है कि आप अभी भी समझते हैं कि नहीं ये वो कुछ कमेंट्स देख रहा था कि ये हमें अमेरिका की साजिश है ट्रैप करने की, वो हर चीज़ उधर ले जाते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन से जो लोग हैं वो उठा सकते हैं? एक तो स्टूडेंट्स तो हो गए, इनके अलावा कौन कौन से लोग हैं जो इससे? एनीवन हु इज़ डूइंग अ बिजनेस बेसिकली। फॉर इंस्टेंस जैसे हम ई-कॉमर्स में वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग दिस कि आप पहले फॉर इंस्टेंस आई वुड लाइक टू राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माय प्रोडक्ट बेसिकली, सो देन आई एम आस्किंग अ ChatGPT कि प्लीज़ राइट अ डिस्क्रिप्शन, highly engaging description for the pillow covers, where the people can come and read and likely to buy. So वो इस टाइप से पर लिखेगा कि इतनी इंगेजिंग कि लोगों को पसंद आए, आप जितनी डिस्क्रिप्शन उसको दें। इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यू कैन आस्क कि ये आर्टिकल बहुत बड़ा है
जो कि 5 पेजेस का आर्टिकल है, सो आप वो 5 पेजेस का आर्टिकल चैट जीपीटी में फॉर इंस्टेंस पेस्ट करके कह सकते हैं प्रोवाइड मी अ समरी ऑफ 2-3 लाइंस की ये है किस बारे में, ताकि आप 5 पेजेस न पढ़े और पूरा दिन ना मतलब उसमें हो अंडरस्टैंड करने में। तो एक समरी ले सकते हैं क्विकली। बहुत सारे अब तो ब्राउज़र किट वो भी आ गए हैं, एड ऑन्स और टूल्स के आप कि एक ब्राउज़र को पढ़ रहे हैं जिसमें फॉर इंस्टेंस किसी भी वेबसाइट को आपने खोला है और उसमें एक बहुत बड़ा पेज है एंड देन यू आर जस्ट आस्किंग कि गिव मी द समरी ऑफ दिस पेज। आप न्यूज़ पढ़ते हैं फॉर इंस्टेंस, एक बहुत बड़ा आर्टिकल है न्यूज़ का जिसमें यू हैव टू रीड टू अंडरस्टैंड द होल न्यूज़, बट देन वाया दीज टेक्नोलॉजीज यू कैन क्विकली गेट इट इन अ 2 लाइनर्स की ये किस बारे में चीज़ है। अब यूट्यूब पे वीडियो कंटेंट बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं कि इस वक्त कौन से ऐसी यूट्यूब की वीडियोस मुझे बनानी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेंगी। जैसे फॉर इंस्टेंस पूछा गया रिसेंटली चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर से कि पाकिस्तान में मैं रहता हूँ तो मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी वीडियो है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होगी। तो उसमें उसके आंसर्स थे कि टॉप 10 लोकेशंस टू विजिट इन पाकिस्तान। तो इस बारे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ें, तो ये आपको इस तरह के आइडियाज़ दे रहा है जिसमें बहुत सारे व्यूज़ आएंगे एंड देन यू कैन मेक अ वेरी डिसेंट वीडियो, स्टोरी टेलिंग बना सकते हैं। मतलब आपको डिफरेंट आइडियाज़ भी दे सकता है कि कौन सा कैची आइडिया हो सकता है कि बाकी लोगों को मद्देनजर रखते हुए। वाह जी वाह। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए, एलॉन मस्क ने 2018 में से लैदगी इख्तियार कर ली थी और सबसे पहले वही थे जो चैट जीपीटी जिन्होंने बनाए थे और उनके साथ थे सैम ऑल्ट। तो उसके बाद इसको कहा गया है कि गूगल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। कैसे ख़तरा बन सकता है गूगल के लिए ये? देखिए अभी तो गूगल इज़ आल्सो हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड आई बिलीव एन एआई टूल, लेकिन ख़तरा तो इस सूरत में क्योंकि हर चीज़ गूगल पे जो लोग जाकर सर्च करते थे तो ऑब्वियसली फ्रॉम प्रेफरेंस पर्सपेक्टिव लोग जो है अब इस तरफ ज़्यादा मूव होंगे एंड गूगल ऑब्वियसली लूजिंग द ट्रैफिक। गूगल की यूजली जो इस वक्त जिस वजह से गूगल मेक्स मनी थ्रू एड्स बेसिकली, जो कि गूगल एड्स है, अक्सर स्पॉन्सर एड्स आते हैं, बट जिसकी ट्रैफिक कम होगी, एड्स का रेवेन्यू कम आएगा, कम लोग क्लिक्स करेंगे, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग इम्पैक्ट टू देम। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें कि चैट जीपीटी जिसने बनाया है उसकी कंपनी में 200 एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, सिर्फ 200, और जो गूगल है उसमें तो लाखों एम्प्लॉयज़ हैं। तो जितना बड़ा आपका सेटअप हो उतना बड़ा आपका थ्रेट भी होता है कि टू इफ़ यू आर नॉट हैविंग द सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी और बेटर दैन द अदर वन, अदरवाइज इम्पैक्ट विल हैपन। सो द प्रेफरेंसेस, मैं खुद अगर देखूँ, मैं खुद अगर कोई चीज़ सर्च करनी है, मैं गूगल पे नहीं जा रहा, मैं चैट जीपीटी पे जा रहा हूँ। आई यूज्ड टू गो टू गूगल ऑन एवरी सिंगल थिंग बट नाउ आई एम नॉट। तो ये है कि ये अगर बहुत सारे ऐसे हज़ारों लोग करना शुरू हो गए जो कि अपनी सारी तो ये उसको टक्कर दे सकता है। एग्जैक्टली इन फ्यूचर जो दे सकता है। अच्छा, ये इसके पीछे की क्या कहानी है? थोड़ा सा ये भी कन्फ्यूजन जो है देखने वालों की वो कर दें कि एलॉन मस्क ने तब तो अलहदगी इख्तियार की, तो अब वो दोबारा से इस चीज़ में आना चाह रहे हैं और अपनी जो चैट जीपीटी लेकर आना चाह रहे हैं, तो तब उनको लगता था कि ये चलेगा नहीं। एग्जैक्टली मतलब अभी तो रिसेंटली ही हैज़ इवन डेवलप्ड अ दुल्हन और ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपनी तरह की वाइफ को है वो तैयार कर सकते हैं। But actually, he is more into robotics now. He's the kind of person who always thinks differently. पिछले दिनों he was more into cryptocurrency. Now, obviously, recently bought Twitter, and now obviously he knows the future is actually an artificial intelligence. और हर चीज़ में ये यूज़ होने जा रही है। तो we're really looking forward कि क्या ऐसी चीज़ वो लेकर आते हैं, and I'm sure कि not him only, but everyone has a basic common sense is now understanding that this is the future. अच्छा, क्या जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर कोई जानना चाहता है ई कॉमर्स एक्सपर्ट से, डिजिटल एक्सपर्ट से, कि क्या हम एआई से या फिर चैट जीपीटी से पैसे कमा सकते हैं? अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें क्या फ़ायदा दे सकता है? क्या पैसे कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। मैं अभी रिसेंटली एक हमारे स्टूडेंट हैं, ही इज़ वेरी गुड इन डिज़ाइनिंग हाउस के आर्किटेक्ट डिज़ाइंस जो हैं वो बनाते थे, बट अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से घरों के डिज़ाइंस बना सकते हैं बाय एक्सप्लेनिंग कि जी एक कनाल रकबा है फॉर इंस्टेंस, और आपके 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए, आप
अपस्टेयर मुझे 3 बेडरूम चाहिए, ये सारी डिमेंशंस है, यू गेट द डिज़ाइन आउट ऑफ इट, मल्टीपल डिज़ाइंस, यू कैन जनरेट लोगोज, यू कैन फॉर इंस्टेंस अगर आप फाइवर पे चले जाएं, फाइवर पे जाएं, बहुत सारी आपको रिक्वायरमेंट्स आ रही होंगी कि आई वुड नीड a design of logo where a business company is a construction company, something like this, but आप तो ग्राफिक डिज़ाइनर ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपके पास AI के ऐसे टूल हैं जहाँ आप यही डिस्क्रिप्शन लिख कर वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, देन AI कैन आल्सो गिव यू अ कपल ऑफ ऑप्शंस विच यू कैन बी एबल टू यूज़ एज योर ओन वर्क, जो कि आप सबमिट करा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट नाउ कि अगर नहीं भी आता तो आपके साथी को आता है, और वो आपका साथी रोबोट है इस वक्त, और वो AI टूल्स है। सो कोई भी काम अगर आप करना चाहें, आपको AI टूल्स यूज़ करने आते हैं तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। आप इवन आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती है और किसी की रिक्वायरमेंट है मुझे वेबसाइट चाहिए 2 पेजेस की, तो आप AI टूल्स के थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट रादर देन यू से मुझे आता नहीं था। लेकिन साकिब, अगर सभी ये चीज़ें करना शुरू हो जाएंगे तो फिर इस पूल में अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं रहेंगी, फिर जॉब भी नहीं मिलेगी, फिर आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? फिर थोड़ा सा अपनी चीज़ों को और ज़्यादा अपडेट करना पड़ेगा रह के। देखिए ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो नॉलेज, जैसे वही बात है कि आप का काम जो पहले आप 8 घंटे में करते थे वो आप 1 घंटे में कर रहे हैं, 2 घंटे में कर रहे हैं, सो योर स्पीड ऑफ वर्क इज़ एक्चुअली इफेक्टिवली इंक्रीज्ड। सो ये जस्ट मैटर ऑफ स्पीड, तो आपने स्पीड को इंक्रीज करके थोड़ा सा ओबियसली आपने उसको मॉडिफाई भी करनी है चीज़ें बेस्ड ऑन द ह्यूमन टच इन इट, बट ऐसे टूल्स भी अब मौजूद हैं कि AI के राइट इन अ वे कि जो कि ह्यूमन टच, चैट GPT से लेकर लोग कुछ ऐसे टूल्स हैं उसमें कंटेंट पेस्ट करके उसके ह्यूमन लैंग्वेज में मज़ीद कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे टूल्स हैं कि आप उनको कहते हैं कि मेरा कंटेंट सिर्फ इस तरह से मॉडिफाई करो कि ये सिर्फ ऐसा लगे कि किसी पाकिस्तानी ने लिखा है, ये किसी स्पेनिश ने लिखा है, मींस कि वो इस तरह भी अब अंडरस्टैंड करता है कि एक पाकिस्तानी किस तरह से इंग्लिश लिख सकता है अगर उसकी सेकंड लैंग्वेज है वो। अच्छा, तो इसमें कितनी लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा कि 100 से ज़्यादा लैंग्वेज, ऐसे ही है? ऐसे ही है, उर्दू ओबियसली भी है उसमें। हाँ। तो उसमें लोग उर्दू में भी डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे आपने अभी बात की कि एक दोस्त है, अब तो लोग स्नैपचैट और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू अगर रात को फ्री बैठे हैं, कभी फ्री बैठे हैं, तो उनसे बातें कर रहे हैं एंड ऑल दिस। वो तो कहते हैं हमारे डिप्रेशन का साथी। बिल्कुल, मतलब मैंने वो एग्जांपल्स कुछ देखी हैं। इट इज़ रियली नेचुरल वेज ऑफ टॉकिंग कि आप अपनी उर्दू लैंग्वेज में भी बोल रहे हैं, कि जैसे रोमन उर्दू में लिख रहे हैं, एंड देन यू आर सेइंग कि मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, तो वो कह रहे हैं मतलब डिफरेंट चीज़ों के मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये उस टाइम कोई सुनने वाला नहीं है। जो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते थे, तो आज उनके पास एक ऐसा टूल्स मौजूद है जो हर वक्त ही रन टाइम पे डिफरेंट आंसर दे रहा है। इट्स नॉट रियली कि एक ही मैसेज सबको आ रहा है, सो इट्स अ डिफरेंट वेज ऑफ टॉकिंग। लेकिन ये जिस तरह आपने स्नैपचैट की बात की, अब टिकटॉक भी जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लेकर आ रहा है, तो इनसे भी कुछ फ़ायदा हासिल किया जा सकता है? जैसे स्नैपचैट का AI है, या अगर टिकटॉक ले आएगा तो उससे भी हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल, अभी टिकटॉक का तो नहीं हमने देखा, नॉट लाइव येट, बट अगर हम स्नैपचैट को देखें तो उसमें मेनली इट्स ऑल अबाउट एंगेजिंग पीपल, लोगों को ज़्यादा रिटेन करना उस ऐप के अंदर, जहाँ पर लोग आकर इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं जहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। मीन्स कि आप कहें आज मैं क्या पकाऊं एंड देन दे आर गिविंग यू सजेशंस, इस तरह की डिस्कशन है। मीन्स के जो आजकल का टॉपिक है हर घर का सुबह के क्या पकाना है रात को, तो वो आप इस तरह की चीज़ें इस तरह से पूछ सकते हैं। एंड आई हैव सीन दिस इज हैपनिंग एंड इट्स समथिंग एवरी इंडिविजुअल now needs to learn this, including children, teachers, every profession, otherwise you will be really behind it. तो मतलब हमारे घरों में हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए, और इवन दो कि हमारे बड़ों को भी पता होना चाहिए कि ये है क्या। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारे फ्यूचर की नीड है कि अगर हम ये जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो इवॉल्व करती जा रही हैं, अगर हम इसको सीखेंगे, इनके बारे में बात करेंगे और इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा जो फ्यूचर है ना वो अच्छा हो सकता है। लास्ट पे क्या कमेंट देंगे साकिब? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आजकल की यूथ बहुत ज़्यादा परेशान है एंड दे आर रियली वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड कि हम किसी तरह से या तो इस मुल्क से चले जाएं, या बेसिकली कुछ ऐसा हो जो कि हम अर्न कर सकें। तो यस, दिस इज़ एन ऑप्शन कि आप मुल्क छोड़ के जा सकते हैं, ये आपकी ऑप्शन है, बट ये कि
अगर इंसान मेहनत करे तो वो किसी भी जगह पर हो वहाँ कामयाब हो सकता है। आप पाकिस्तान में भी अगर रहते हैं तो अब टेक्नोलॉजी का दौर है और आप इसको सीख कर दुनिया में कहीं पर भी बैठकर इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा। और इवन पाकिस्तान में भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड दैट्स समथिंग पीपल शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर इट इज़ गोइंग टू। बिल्कुल ऐसे ही है। साकिब अज़हर डिजिटल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। साकिब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, चैट जीपीटी के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात कर रहे थे कि जनाब ये है क्या, किस तरह इन्हें सीखा जा सकता है और किस तरह इनसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।